सर वो अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोट्स नहीं भेजा है। आज भेजता हूँ मैंने जानबूझ के नहीं भेजा था। लास्ट लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने स्टार्ट कर दिया था, और ऊपर भी यार चेंज कर देता हूँ मैं, लेक्चर 1 डाल देता हूँ इसको, लेक्चर 1 एरोमेटिक, AC लिख देता हूँ ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब AC। ठीक है, अब देखो मैंने होमवर्क तुम्हें क्या दिया था लास्ट लेक्चर में, शायद होमवर्क क्या दिया था? RM3 का सेक्शन सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए और बी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल ही है सर, 4 बजे। कल ही है सर। ठीक है ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं आगे, फिर आज भी होमवर्क दूंगा ORM से, फिर दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें हम लोग बोल रहे थे कि इसमें हम लोग 5 लोगों के बारे में बात करेंगे, BDC, अराइल हैलाइड, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। फिर हमने BDC के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिया था, हम बोल रहे थे BDC कैसे बनता है वो हमने देखा था, उसकी केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे, उसमें सैंडमेयर रिएक्शन देख ली थी, गैटरमैन रिएक्शन, वाल्जीमान गोमबर्ग रिएक्शन तक देख लिया था। लास्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन या एजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना अलग अलग रिएक्शन होगा। कैसे? जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास कौन है, ये BDC है। BDC एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है ना, ये N2 पर प्लस है ना, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। Cl- तो ठीक है, तो सॉल्ट है जो N2 पर प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सपोज करो अब यहाँ पर क्या है, मीडियम को भी हमको मेंटेन करना पड़ता है, कभी भी फिनॉल टाइप कुछ आ जाए, जैसे मान लो फिनॉल से रिएक्शन करवाए, ठीक है, और पीएच हमको मेंटेन करना है बेसिक मीडियम वाला, मतलब पीएच 8 से 10 के बीच में बेसिक मीडियम मेंटेन करना है। तो फिनॉल के ऊपर मेरा N2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पर या फिर ऑर्थो पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है फिनॉल। बताओ, पैरा पे अटैक करेगा N2 प्लस और ये प्रोडक्ट मिलेगा, N2 प्लस को एज ए इलेक्ट्रोफाइल मानो, पैरा पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका नाम और इसका कलर, क्योंकि एजो कपलिंग रिएक्शन से हम लोग डाई बनाते हैं, मतलब जो कलरफुल डाइज होती है ना, जो हम लोग क्या बोलते हैं हेयर कलर के लिए भी यूज करते हैं, या फिर और दूसरे कलर्स के लिए भी हम लोग और दूसरी जगह भी कलर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पहला तो नेम याद रखना है, दूसरा इसका कलर याद रखना है। ये क्या होता है, ये ऑरेंज डाई होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का डाई होता है, कलर और नेम दोनों याद होने चाहिए। इसमें पहला रिएक्शन तो ये हो गया। सेकंड रिएक्शन इसका बी क्या है, अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास वही है N2 पर प्लस और Cl पर माइनस, ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। मान लीजिए एनिलीन आया है ना, जब भी एनिलीन आएगा तो हमें एसिडिक मीडियम मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए pH 4 to 6 स्लाइटली एसिडिक, pH 8 to 10 स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनिलीन वापस से क्या है, एनिलीन पर बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगेन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन सॉरी पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर वाला था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, वैसे ही नीचे वाला होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये होता है हमारा येलो डाई, कलर याद रखना है, पहले ही बोल रहा हूँ, येलो कलर का डाई होता है। ठीक है, चलिए एक और होता है हमारे पास इसमें सी, क्या है, अगेन हमारे पास BDC है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। मान लीजिए हमारे पास कौन आ गया, बीटा नेफ्थॉल आ गया। बीटा नेफ्थॉल कैसा दिखता है, ऐसा,
नेफ्थलीन के बीटा पोजीशन पर OH लगाना है, तो बन गया बीटा नेफ्थॉल। ये क्या है? ये है बीटा नेफ्थॉल। ऑब्वियसली फिनॉल के जैसा ही है, तो इसमें भी पीएच स्लाइटली बेसिक 8 to 10 मेंटेन करनी है। अब बीटा नेफ्थॉल में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा ये बताओ। इसके ऑर्थो पोजीशन। यस, OH के ऑर्थो पर, क्योंकि OH का पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो OH के ऑर्थो पर, मतलब यहाँ पर N डबल बॉन्ड N फिर इधर PH, ये बेंजीन लेंगे। ठीक है, इसका नेम वगैरह छोड़ो, इसका कलर हम लोग देखें। इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, रेडिश ऑरेंज टाइप होता है, ऑरेंज रेड डाई होता है। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं, above all three reactions are इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऊपर की तीनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। हाँ सेकंड पॉइंट लिखते हैं बी डी सी, नहीं BDC नहीं लिखेंगे, तो उसमें तो क्लोराइड भी आ जाएगा। हम ऐसा लिखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, इतना ही लिखेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में भी है बेंजीन के साथ। इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, सो रिएक्ट ओनली विथ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग के साथ ही रिएक्ट करेगा। और एक्टिवेटेड का भी मतलब जिस पर स्ट्रॉन्ग प्लस M का ग्रुप लगा होगा, बस उसी के साथ ये वाला रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक मैकेनिज्म भी तुम्हें बता देता हूँ कि कैसा रिएक्शन हो रहा होगा। जैसे मान लो ये कोई बेंजीन था, वैसे मैकेनिज्म का इतना कोई खास रोल नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। बेंजीन था, इस पर कोई ग्रुप G लगा है जो कि उसके ऊपर लोन पेयर है, मतलब एक्टिवेटिंग का ग्रुप है। और इधर क्या है? डाइएजोनियम है हमारे पास, नाइट्रोजन पर प्लस है। ठीक है, तो क्या होगा कि यार अब इसमें अटैक कहाँ करवाए, ऑर्थो पर करवाते हैं। ये मेरा यहाँ अटैक करेगा ऑर्थो पर, ये जैसे ही यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ अटैक कैसे किया है? पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा क्योंकि हमने अभी तक ऑर्थो पर अटैक पढ़ा है, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा पैरा पर, और इस पैरा पर नेगेटिव चार्ज पर, इसलिए इन्होंने अटैक कर दिया होगा। तो देखो अब जो बना है वो क्या बना होगा, वो ऐसा बना होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड G और उस पर पॉजिटिव आ गया होगा, यहाँ पर इन दोनों के पास ऐसा हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, उसको अलग से निकाल के मैं बता देता हूँ क्योंकि उसको मैं बाद में रिमूव करना है ना। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा रिमूव होते वक्त, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर ये इधर जाएगा। देखो वही मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है, हमने पढ़ा है, बट मैंने वापस से तुम्हें बता दिया कि एजो में कैसे हमें करना होता है। कोई तुमसे पूछे कि जो एजो डाई बना है ये क्या, इसको बोलते हैं एजो डाई, ये एजो डाई बना है के GI शो करेगा, ये बताओ GI शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ये GI शो करेगा, मतलब E और Z दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूं मैं। पॉइंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन डाइएजोनियम
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन डाइएजोनियम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कम करेंगे। कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर बेंजीन डाइएजोनियम का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इतनी बात समझ आती है। हाँ सर। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट बेंजीन, बेंजीन नहीं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इजीली मेरा न्यूक्लियोफाइल सॉरी मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। समझ आती है बात। सर चलिए अब इसमें देखो कुछ कुछ अच्छी रिएक्शंस और है हमारे पास, उनको भी देखते हैं। जैसे मान लो क्या नाम से बताऊं यार इनको, अच्छा ए बी सी चल रहा है ना, इसी ऑर्डर में बता देता हूँ। डी, रिएक्शन नंबर डी, जैसे मान लो तुम्हें बेंजीन दिया, एक एक्टिवेटेड बेंजीन, इसके एक तरफ NH2 लगा दिया, एक तरफ OH लगा दिया, है ना। अब रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, मतलब N2 प्लस Cl माइनस, है ना। अब रिएक्शन दो तरह से होती है, उसमें मीडियम देखो, मीडियम हमें हमेशा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में मीडियम होगा। एक बार तो मीडियम क्या है, स्लाइटली एसिडिक, pH 7 से छोटा है, एक बार मीडियम है स्लाइटली बेसिक, pH 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4 to 6 या फिर 8 to 10। अब ऊपर वाली रिएक्शन में देखो, एसिडिक pH होती है तो कौन रिएक्ट करता है, NH2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, और pH 8 to 10 होता है तो किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, OH के अकॉर्डिंग। तो वही हमें करना है, अगर pH 4 to 6 है तो NH2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल NH2 के या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर, बट उसका पैरा तो ब्लॉक है तो उसके ऑर्थो पर अटैक करेगा और ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। समझ गए। अगर pH 8 to 10 है तो वो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर अटैक करेगा, अब उसका पैरा तो ब्लॉक है तो उसके ऑर्थो पर कनेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है। तो अगर दोनों तरफ आ जाए तो हम pH का रेंज क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। क्लियर है। बोलो। हाँ सर। यार देखो यहाँ पर डिफरेंस है मीडियम का, मीडियम देखो यहाँ पर pH 4 to 6 है, मतलब स्लाइटली एसिडिक है, बहुत वीक एसिडिक मीडियम, है ना। pH 8 to 10 है, मतलब स्लाइटली बेसिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक और न्यूट्रल में देखते हैं। तो अब एक और केस देखते हैं, ई वाला क्या होगा। जैसे मान लो कोई ग्रुप G लगा है, जो ग्रुप G है उसके ऊपर लोन पेयर भी है, स्ट्रॉन्ग ऐसे NH2 या OH टाइप का ग्रुप है ना। अब उसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अगेन डाइएजोनियम क्लोराइड या फिर डाइएजोनियम से, मान लो N2 ही है, कुछ भी मान सकते हो। अब इसमें हम लोग 3 केस लेते हैं, कैसे, तीनों केस में लिख देता हूं, है ना। 3 केस ले रहे हैं हम लोग। केस नंबर 1 क्या, कि हमारा मीडियम कैसा हो, न्यूट्रल। केस नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। केस नंबर 3 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। देखो हमने सारे मीडियम ले लिए, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में मैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, न्यूट्रल में ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, जो जी होगा ना, जी अपना लोन पेयर ही अटैक कर देगा, जी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और अपने लोन पेयर से एन पर अटैक कर देगा, तो ऐसा बनेगा न्यूट्रल में। एसिडिक में क्या होगा, अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और जी जो एसिडिक मीडियम का एसिड है उस पर ही अटैक कर देगा और ऐसा बना लेगा। एसिडिक मीडियम है तो जी जो है जिस पर लोन पेयर है, साइड लाइक NH2, तो वो एसिडिक मीडियम के H+ पर अटैक करेगा और ऐसे बना देगा।
स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में तो ये होगा कि जो ये प्लस है वो बेसिक के OH पर अटैक कर देगा और ये बना लेगा। बेंजीन डाइज़ोनियम में बेसिक के OH पर अटैक करके खुद ये बना लेगा। समझ आया प्रोडक्ट? ठीक है, अब एक F रिएक्शन और लिखवा देता हूं इसमें, फिर हमारा डायजो कपलिंग सब कवर कर लेंगे हम लोग। वो बहुत सिंपल है। कैसा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई G ग्रुप है, वो ऐसा है, यहाँ पर ये है N, इसके ऊपर लोन पेयर, इधर मान लो Me, इधर मान लो Me। ये क्यों बता रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। इसमें क्या हो रहा है, सपोज करो ऐसा कुछ हो रहा होगा, 3 बताने ना। इसमें एक बार तो रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एक बार रिएक्शन तो करवा रहे हैं डायज़ोनियम से, मतलब ये N2 प्लस से, है ना। एक बार रिएक्शन करवा रहे हैं इससे, N2 प्लस है बट उसके ऑर्थो पर COOH लगा है। एक बार किससे करवा रहे हैं, N2 प्लस से ही करवा रहे हैं बट उसके पैरा पर SO3H लगा है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल प्रोडक्ट बना देने हैं। तो देखो सिंपल प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ये बेंजीन है, इसके इधर ये नाइट्रोजन लगा था, एक सेकंड रुके, इतना कट कर देते इसको। इसके इधर क्या लगा था, N, और ऊपर Me और नीचे Me। अब इसके ऑर्थो पैरा पर अटैक कर सकता था, तो पैरा पर मिलके ये प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा ही मिलेगा, हाँ सर। ये कौन से कलर का डाई होता है, ये होता है बटर येलो डाई, बटर वाले कलर का येलो होता है ना। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में भी सेम प्रोडक्ट है, सिंपल, कि इधर N है, ऊपर Me, नीचे Me, इधर N डबल बॉन्ड N, इधर बेंजीन और इधर COOH। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथाइल रेड। ये नाम कहीं सुना है तुमने, मिथाइल रेड? मिथाइल ऑरेंज सुना है सर। जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है ना, वैसे ही मिथाइल रेड भी होता है, जो हम लोग उसके अंदर इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, एज ए इंडिकेटर टाइट्रेशन के अंदर, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी सिंपल ऐसा ही प्रोडक्ट बना दो। देखो F वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना आसान है, हमारे जो दे रखा था उसके पैरा पैरा पर अटैक करवाकर हमने प्रोडक्ट बना दिए। जो लास्ट वाला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। सुना है ये? हाँ सर। तो ये जो इंडिकेटर हमने पढ़े हैं वो सारे मैंने तुम्हें बनवा दिए, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये सब। ठीक है, फिनाफ्थलीन भी बनवा देंगे, तुमने फिनाफ्थलीन इंडिकेटर पढ़ा होगा ना, हाँ सर। वो भी बनवा देंगे, हाँ सर। वो भी बनवा देंगे तुमसे बाद में। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, हमने सैंडमेयर देखा, गेटरमैन देखा, बाल्चीमान देखा, गोमबर्ग देखा, कपलिंग रिएक्शन देखा। कपलिंग थोड़ा बड़ा था, वो सारा अच्छे से पढ़ना है हमें। अब 6th नंबर पर आता है हमारे पास रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा है, N ट्रिपल बॉन्ड N पर पॉजिटिव, ऐसा। अब रिडक्शन हम लोग अलग अलग रिएजेंट से करवाएंगे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। कैसा, रिडक्शन रिएजेंट अगर SnCl2HCl से करवाया, SnCl2HCl भी रिड्यूस करता है, जिंक के साथ HCl भी रिड्यूस करता है, और Na2SO3 के साथ H2O डाला, ये भी रिड्यूस करता है। जनरली जो पॉपुलर है वो SnCl2HCl और जिंक HCl पॉपुलर है। तो रिड्यूस होगा तो कैसा बनेगा, ये रिड्यूस होगा तो ऐसा बनेगा NHNH2, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, NHNH2। इसमें भी क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो ये बनेगा NH और NH2, बट और फर्दर रिडक्शन करवाया जिंक HCl के साथ तो एक और H ऐड हो जाएगा, तो NH2 बन जाएगा और एक NH3 मतलब अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो रिएजेंट कौन कौन से, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब BDC में लास्ट हमारे पास है सम अदर रिएक्शन, क्योंकि पेपर ऐड कर लेता हूँ। सम अदर रिएजेंट में मैं जितनी भी बची कुची सारी रिएक्शन है सब एक साथ लिखवा दूंगा, उनको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है,
सेवंथ सम अदर रिएक्शन। इसमें देखो हमारे पास कितनी रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ऐसा करते हैं 4 एक साइड 4 एक साइड ऐसा लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कौन, डायजोनियम। अब 4 रिएक्शन में एक साइड लिख रहा हूँ, 4 एक साइड लिख दूंगा, सिंपल सिंपल है। सबसे पहले जैसे मान लो KI डाला है ना, क्या है हमारे पास, हमने पहले स्टेप में मान लो KI डाला, पहले रिएक्शन में KI डाल के हीट किया तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। हमने अगर NH3 डाला, हीट किया कॉपर के साथ तो क्या होगा, NH2 कनेक्ट हो जाएगा, N2 तो एज ए निकल जाता है। हमने RNH2 डाला, फिर हीट किया कॉपर के साथ, कॉपर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो NHR बन जाएगा। हमने R2NH डाला, कॉपर के साथ हीट किया तो क्या होगा, NRR ऐसा बन जाएगा। हमने वाटर डाल के हीट किया है ना, वाटर डाल के हीट किया है तो हमारे को फिनॉल मिल जाएगा। हमने अगर H3PO2 डाल के हीट किया है तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। इनमें कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हमने अगर इथाइल अल्कोहल डाल के हीट किया है तो हमें बेंजीन मिल जाता है, और एक साइड प्रोडक्ट भी इसमें याद रखना है CH3CH। और हमने HBF4 डाल के हीट किया है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, HBF4 डाल के हीट करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन टाइप मिल जाता है। अब इसमें देखो ये रिएक्शन याद रखनी है, ये 3 रिएक्शन। ये बेंजीन किससे मिल रहा है और सिंपल अल्कोहल किससे मिलता है, सॉरी फिनॉल किससे बनता है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शन याद रखनी है। और देखो बहुत अजीब गरीब रिएक्शन भी नहीं हो रही, नॉर्मल रिएक्शन है, उसको हम लोग याद रख सकते हैं कि H3PO2 डालते हैं तो बेंजीन बन जाता है, इथाइल अल्कोहल डाला हीट किया तो बेंजीन बन जाता है और साथ में CH3CHO बनता है, वाटर डाला तो फिनॉल बन जाता है। ऐसे हमने याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड कौन है, हमने BDC के बारे में जितना पढ़ना था, सबसे छोटा हमारा BDC था, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब सेकंड है हमारे पास अराइल हैलाइड, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे चलते हैं। सेकंड है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो अपने NCERT में भी लिखा है ना, उसका लॉजिक क्या वो हमने डायरेक्टली देखना है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। NCERT में भी लिखी है ये, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फ्लोरोबेंजीन है, एक हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, एक हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है। अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं मतलब बेंजीन पर हैलोजन। इनका अगर मैं ऑर्डर लिखूं बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का, तो डायरेक्टली हमने ऑर्डर याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का वो ऑर्डर आता है इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो दो हैलोजन लगे तो क्या होगा, जैसे Cl लगा है, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, एक बार मेटा पर, देन एक बार पैरा पर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है डिक्रीजिंग, और इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो इसको 1 नंबर नाम दे दूं, इसको 2 और इसको 3, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है 3 सबसे ज्यादा, देन 1, देन 2। तो ये डायरेक्टली हमने याद रखने हैं क्योंकि ये NCERT में भी लिखे हैं, इनका कोई बहुत मतलब बहुत खतरनाक हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे देखो अराइल हैलाइड वगैरह इसके आगे जितने भी लोग आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है ना, सभी को हमें अच्छे से पढ़ना है, और सारी केमिकल रिएक्शन अच्छी है, बहुत खराब घटिया रिएक्शन किसी में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड हमारे
केमिकल रिएक्शंस की। किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है अराइल हैलाइड में? सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास डाउ प्रोसेस। क्या डाउ प्रोसेस पढ़ा है तुमने? एनसीईआरटी में सर। अबे मैंने भी पढ़ा है। जल्दी बोलो, पढ़ा है क्या? मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया था डाउ प्रोसेस? ओआरएम में ही पढ़ाया था सर। ओआरएम में पढ़ाया था जब SN2AR मैकेनिज्म पढ़ाया था अराइल हैलाइड का, तब मैंने तुम्हें बोला था कि भैया हमारे पास हैलाइड है, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, उसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ रिगरस कंडीशन में, 300 ATM प्रेशर लेते हैं, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो फाइनली हमको फिनॉल मिल जाता है। ऐसा बताया था? बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। एक तो ये डाउ प्रोसेस, पहला केमिकल रिएक्शन था डाउ प्रोसेस। सेकेंड है मेरे पास विथ CuCN। CuCN के साथ कैसा रिएक्शन होता है? तो देखो जो अलग टाइप के रिएक्शन से उनको मैं देख रहा हूँ। हमने देखा था कि जो हमारे अराइल हैलाइड है वो SN2AR टाइप का मैकेनिज्म देते हैं, मतलब अगर अराइल हैलाइड पर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप लगा हो -M का, तो ये लोग सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन दे देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। तो उनके अलावा जो रिएक्शन है अलग अलग टाइप के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर हमारे पास ऐसा है, उसका रिएक्शन करवाया CuCN के साथ, हीट किया, तो हमको ये मिल जाता है। ठीक है, जो अलग टाइप के रिएक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड हम लोग बात करते हैं विथ अमोनिया एंड अमाइंस। अमोनिया या अमाइंस होगा तो कैसे देगा? तो देखो सिंपल है इसमें भी, कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये अब 3 लोग होंगे ना, कौन कौन? एक बार तो अमोनिया आया, कॉपर के साथ हीट किया, एक बार RNH2 आया, कॉपर के साथ हीट किया, एक बार R2NH आया, कॉपर के साथ हीट किया। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन है, अमोनिया को कॉपर के साथ हीट करते हैं तो हमने सिंपली एनिलीन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर NHR ऐसा मिलेगा 2 डिग्री का अमाइन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर NRR ऐसा मिलेगा। ठीक है। फोर्थ रिएक्शन है विथ क्लोरल। क्लोरल का नाम सुना है कभी? क्लोरल का नाम सुना है? बोलो। ये है क्लोरल। ठीक है, CCl3CHO इसको बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इसके रिएक्शन पे स्टार मार्क किया है, क्यों? क्योंकि ये 2 लोग लेते हैं किसके, क्लोरोबेंजीन के, और हमको DDT बनाएगा। DDT का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे? ये ऐसे बनाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। कैसा ही होता है रिएक्शन? नहीं, ये तो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। H2SO4 डाला है इसमें, तो देखो प्रोडक्ट ऐसा बनता है, CCl3 का ये था, फिर C था, फिर H था। अब उसके 2 जगह कौन कनेक्ट हो जाएगा? एक तो ये और एक ये हमको मिला है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डाई क्लोराइड, डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, DDT। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखना है क्योंकि इसमें DDT बन रहा है। इतनी बात समझ आती है? हाँ। फिफ्थ है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। एक तो है फिटिग रिएक्शन
और एक होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग या फिटिंग, शायद फिटिंग बोलते हैं वुड्स वाले को, मेरे को एग्जैक्टली नाम में कंफ्यूजन है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, Cl था, इसमें सोडियम डाला ड्राई ईथर के साथ, तो क्या होता है, ऐसे दो लोग मिल जाते हैं और ऐसा बना देते हैं, ठीक है। वुड्स फिटिंग क्या है, ऑलमोस्ट भाई ही है। वुड्स फिटिंग क्या है, ऑलमोस्ट भाई ही है क्या। इसमें देखो दो लोग लिए हमने, इसमें एक क्लोरोबेंजीन और एक नॉर्मल एल्काइल क्लोराइड सोडियम के साथ, है ना। इसमें भी ड्राई ईथर वगैरह डाल दो तो क्या होता है, इसमें एक बेंजीन है, दूसरा बेंजीन के बजाय यहाँ पर आर हो जाता है, ठीक है। सेवंथ है हमारे पास कौन, उल्मान। उल्मान रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास आयोडोबेंजीन है, कॉपर के साथ मैंने हीट दी, है ना, तो क्या होता है, डबल हो जाते हैं ये लोग भी, मतलब मिलता जुलता सा रिएक्शन है ये भी, किसके जैसा, इसमें भी दो लोग हैं, ये भी फिटिंग रिएक्शन के जैसा ही रिएक्शन। समझ गए इतना, हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो इस चैप्टर में जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो हमारी जान खाने वाली चीज है वो है फिनॉल और क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। हैलाइड में भी कुछ नहीं था, बीडीसी में भी कुछ नहीं था, बस वो तो सिंपल रिएक्शन एक बार देखोगे याद हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ था नहीं। अब हमारे पास सबसे खतरनाक आया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, थर्ड नंबर पर, दैट इज फिनॉल। फिनॉल को अच्छे से पढ़ना है हमने, फिनॉल से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। फिनॉल क्या करेगा, तो देखो फिनॉल में बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये सब चीजें भी हैं, तो हम लोग सबको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब कैसे बनेगा ये, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, जिससे क्वेश्चंस आते हैं काफी। फर्स्ट इज फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से कैसे मेरा फिनॉल बनेगा, है ना। तो पहले तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास क्यूमीन होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में क्यूमीन पेरोक्साइड हाइड्रोपेरोक्साइड डायरेक्ट ना देकर सिर्फ क्यूमीन दे दे, तो क्यूमीन का नाम तो तुमने सुना होगा, क्यूमीन ऐसा होता है ना। ये हमारे पास क्या है, क्यूमीन, इसका रिएक्शन O2 से करवाया HNO की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब ऐसा, ये दोनों तरफ कार्बन के CH3 तो लगे हुए थे ही, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा COOH। ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ बाद में मैकेनिज्म लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने क्या डाला है, हमने वाटर की प्रेजेंस और सॉरी एसिडिक मीडियम में वाटर डाला है, तो हमको डायरेक्टली एक तो मिल जाता है फिनॉल, है ना, और एक मिलता है हमारे को एसीटोन। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, एग्जैक्टली क्यूमीन है या फिर उसके जैसा सा कुछ और है। तो इस वाली रिएक्शन में तो क्या मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग चीजें मिल सकती है, वो हम लोग उसको अभी देखेंगे, है ना। अब बात करते हैं मैकेनिज्म पे कि भैया ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर कि ऐसा अजीब सा कुछ था और उससे फिनॉल बन गया। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म थोड़ा अजीब सा है बट ठीक है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जब तक हमारे को नहीं आएगा हम लोग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, क्यूमीन पेरोक्साइड है ना, ऊपर CH3 लगा, इधर CH3 लगा। पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना, बराबर है दोनों इक्विलिब्रियम वाले साइन। एसिड बेस रिएक्शन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा कुछ,
बड़ा भयानक सा रिएक्शन होगा, मैं एक ही बारी में कराऊंगा, देखना। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा पहले स्टेप में, तो क्या बनेगा, CH3 फिर OH पॉजिटिव। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, H2O लीव करो। H2O लीव करना चाहिए। तो देखो H2O लीव तो कर जाता है, बट जब H2O लीव करता है तो बहुत कुछ अच्छी चीज नहीं बनती। यहाँ से निकला H2O लीव कर गया, कार्बन पर ऐसा कुछ आ गया है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना। इस स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि हमें एक स्टेबल कैटाइन बनाना है। तो यहाँ पर इस कार्बोकैटाइन का बनना ही RDS है। RDS ध्यान रखें, रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, कार्बोकैटाइन इधर आ जाता है और बेंजीन रिंग ऑक्सीजन पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में कौन आता है, हमारा आता है न्यूक्लियोफाइल, कौन, वाटर। एक सेकंड रुको यार, हाँ देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि अब कार्बोकैटाइन बन गया। ये चीज ध्यान रखना, कार्बोकैटाइन का बनना RDS, हमें पूरा मैकेनिज्म याद नहीं रखना, हमें मैकेनिज्म का रफ आइडिया होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बोकैटाइन पर अटैक कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, ये तो ऐसा था, अब यहाँ पर ये OH लग भी तो गया है, तो इधर इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये। अब क्या होगा, अब वापस एक बड़ी भयानक सी चीज होने वाली है। भयानक सी चीज क्या होगी इसमें, इसमें अब हमारे इस पॉजिटिव चार्ज को हमें वापस स्टेबल बनाना है ना। इस रिएक्शन, इस मैकेनिज्म में यही सारी चीजें, बहुत अजीब अजीब चीजें होती है। हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा और कुछ ऐसा बनेगा। अब ये वाटर का जो एक हाइड्रोजन था वो उड़कर जाता है और यहाँ लग जाता है, और इस पर इधर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब उस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, क्यों? रेजोनेंस की। क्योंकि उसको बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखो एक और भयानक चीज होने वाली है, क्या, हमें फिनॉल बनाना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ऐसा होगा कि हाइड्रोजन यहां से छोड़ के चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये बॉन्ड इस पर लग जाएगा। ये सारी चीजें एक ही स्टेप में हो जाएगी। हाइड्रोजन यहां से लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O C, एक तो ये बन गया और प्लस एक बनेगा फिनॉल, ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वो मैं लिखवा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल बनाने के लिए हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यही मेथड यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या, अब इसमें देखो यहां पर कैसे बताऊं यार मैं,
मैं तुमको ना क्वेश्चंस करूंगा तभी मैं बताऊंगा, बट अभी मैं लिख देता हूँ क्या, दैट ग्रुप migrates which have more migratory which have more migratory aptitude। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा भी है, इन जनरल क्या होता है, HPHR होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने पीनाकॉलोन में पढ़ा था, और हमने ऐसा भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाता है, तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डज नॉट माइग्रेट। ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी वो माइग्रेट नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाते हैं। HPHR मेरा जनरल ऑर्डर होता है। एक बार मैकेनिज्म पर फिर से नजर डालते हैं, तो मैकेनिज्म में देखो फाइनली जो मेरा वही ग्रुप माइग्रेट करता है, क्या ग्रुप कहाँ माइग्रेट हुआ है पहले तो ये बताओ, ग्रुप माइग्रेट कौन से स्टेप में हुआ है? RDS वाली स्टेप में देखो एक ग्रुप माइग्रेट होता है, कार्बोकेटाइन बना लेता है, ठीक है। अब जहां कार्बोकेटाइन बन गया उधर वाला हिस्सा तो कीटोन में चला जाता है, दूसरे वाले पर फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो जो ग्रुप माइग्रेट होता है, जो ग्रुप माइग्रेट होता है ना, वो फिनॉल बनाता है या फिर OH बनाता है। कैसे कि जैसे यहां से देखो, यहां से यहां वाले स्टेप में गए तो एक रीअरेंजमेंट हुआ कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी कि या तो फिनॉल का रीअरेंजमेंट हो, या फिर इस CH3 का रीअरेंजमेंट हो, या फिर इस CH3 का रीअरेंजमेंट हो, ठीक है। तो तीनों में से कौन जाएगा माइग्रेट होने? HPHR ऑर्डर आता है तो PH जाएगा माइग्रेट होने फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो माइग्रेट कौन हुआ? माइग्रेट हमारा PH हुआ, और जो माइग्रेट होता है ना उसी का ही अल्कोहल बनता है। PH माइग्रेट हुआ तो PH का अल्कोहल मतलब फिनॉल बनेगा, और बचे हुए दो ग्रुप क्या बना लेते हैं, बचे हुए दो ग्रुप अपना कीटोन बना लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें ना, जैसे देखो एग्जांपल की हेल्प से तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे को ऐसा दिया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड CH2 CH3 CH3 OOH, इसमें क्या डाला हमने H2O के साथ प्लस, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो हमने क्या करना है, हमको क्या सोचना है, हमको देखो सोचना क्या है, हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना, हमको पहले स्टेप में सोचना है कि पहले तो मैं माइग्रेट कर माइग्रेट करने से पहले क्या बनता है वो बना दूं। तो ऐसा ही बनता है माइग्रेट करने से पहले, बताओ। हाँ चलिए, अब इन तीनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? तीन ग्रुप है ना माइग्रेट होने के लिए, एक तो इथाइल है, एक CH3 है, और एक ये बेंजीन है। कौन PH माइग्रेट करेगा? PH माइग्रेट करेगा। तो जो माइग्रेट करता है उसका अल्कोहल बना दो। इसने माइग्रेट किया तो इसका अल्कोहल, और बचे हुए दो ग्रुप का कीटोन, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ET। समझ में आया प्रोडक्ट या नहीं आया? समझा। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ खुद से बनाने को देता हूं, वो करो, है ना। प्रोडक्ट बनाना उसमें एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, ऐसा कुछ है, ऐसा C ऊपर CH3 C O, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, OOH, इधर मान लो ये बेंजीन है, उस पर OCH3 लगा है, इधर ये सिंपल बेंजीन है, उसमें मैंने H2O के साथ ये H प्लस डाला है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एग्जाम्पल नंबर 3 है, मान लो कुछ ऐसा, कैसा बताऊं मैं, हाँ ऐसा है मान लीजिए, ऐसा है। हमेशा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हो जरूरी नहीं है। एक और लिख देता हूँ, है ना, फिर एक साथ कर लेना, CO
और यार अलग पेन से लिखते हैं, COOH। जरूरी नहीं हो क्यूमीन परऑक्साइड बना के दे, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखवाया था वैसा भी दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ, इन तीनों में बताओ। एग्जांपल 4 एक बार क्या बोल रहा है? एग्जांपल 4 एक बार दिखाएंगे। सर हो गया। चलिए अब देखो, मैं सॉल्यूशन, जिनसे नहीं हुआ मेरे सॉल्यूशन को ध्यान से सुनो। कैसे करना होता है, यहां से ही लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन, है ना। कैसे करना है, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी हमें गिवन है ना, उसका वो ऑक्सीजन वाला कैटायन बना दो। बन गया। अब इन तीनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? तो CH3 वाला। बेंजीन जिस पर OCH लगा है वो। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाता है, तो जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका एल्कोहल बना दो। मतलब बेंजीन पर OCH लगा है ना, उसका एल्कोहल बना दिया, और बचे हुए ग्रुप का कीटोन। मतलब एक तरफ बेंजीन था कार्बन के और दूसरी तरफ CH3 था। समझे? हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलिए नेक्स्ट वाले में देखो, अगेन पहले स्टेप में तो क्या करो तुम, वो जो भी बनाना है तुम्हें कैटायन वेटायन वो बना लो। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एल्कोहल क्या होता है? H के ऊपर एल्कोहल OH, मतलब H2O, और बचे हुए ग्रुप मतलब एक तरफ फिनॉल है कार्बन के और एक तरफ हाइड्रोजन है उसका कीटोन, मतलब एक्चुअल में वो एल्डिहाइड है। समझे प्रोडक्ट? हाँ इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा बड़ा है हमारे पास, ऐसा है बेंजीन है, उसके ऊपर इधर मिथाइल लगा है, इधर सिंपल बेंजीन है, ऊपर मिथाइल है, इधर कैटायन है। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? फाइल वाला। देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डज नॉट माइग्रेट। मतलब ऑर्थो वाला एमी तो माइग्रेट करेगा नहीं, और R और पीएच बचा तो पीएच माइग्रेट करता है। तो एक तो बनेगा OH और एक क्या बनेगा कार्बन के इधर, एक तो ये है ग्रुप जिसके ऊपर इधर मिथाइल लगा है, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर एक CH। समझ गए? हाँ सर। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। इसमें पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हमने पढ़ाया और वही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑर्गेनिक का तुम्हारे लास्ट चैप्टर है जिसपे थोड़ा जोर डालना है, बाकी इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव पढ़ा है और कार्बोनिल कंपाउंड। उसमें 70% चैप्टर ऐसा होगा जो तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स तुमने पढ़ लिया, क्योंकि वो तो हमारे को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ORM1 में पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, वो SN2 TH रिएक्शन देते हैं, वो भी तुमने ORM1 में पढ़ लिया। तो मोस्ट ऑफ दी चीजें उसके तुम पढ़ चुके होंगे, थोड़े सा 30-40% ऐसा होगा जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत ईजी है। तो ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर मान के चलो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें बनाना है, तो देखो कैसे बनेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड था तो पहले स्टेप में क्या होता है, NaOH डाल के हीट करते हैं।
तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट से फिनॉल बनाना है तो क्या H+ डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। तो मेजरली ये दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब हमारे पास सेकंड है चीजें केमिकल रिएक्शंस। पहला था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन देखो, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फिनॉल किस तरह की रिएक्शन देता है? बताओ। बोलो बोलो, फिनॉल किस तरह की रिएक्शन देता है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, कुछ तो बताओ। अरे एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगा, ठीक है। तो इसमें पहला रिएक्शन हम लोग इसका पढ़ते हैं, कौन सा, हेलोजिनेशन। देखो उसमें थोड़ा अलग है, रिएजेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप की चीजें मिलेगी। कैसा कि देखो, अगर हमारे पास फिनॉल है, रिएजेंट के हिसाब से हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, है ना। फिनॉल है हमारे पास और हमारे को क्या दे दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया मतलब कुछ ऐसा हुआ कि Br2 डाल दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे वाटर के साथ, और Br2 डाल दिया ETOH के साथ। हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो Br या फिर कुछ तो डालना पड़ेगा। तो हमको हमारे को क्या मिलेगा, जो हमारा OH होगा उसके तीनों साइड पर Br लग जाएगा, ऐसा होगा। एक्चुअल में ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। हमने एक IPSO अटैक तुम्हें पढ़ाया था, याद है? दूसरा है अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनाता है। एक तो ऑर्थो पर आ जाएगा क्योंकि फिनॉल लगा है, मतलब बेंजीन पर OH तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक पैरा पर आ जाएगा। पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बेंजीन, एक चीज लिखवा रहा हूं मैं इसमें, बेंजीन डजंट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट but phenol and aniline give this test। फिनॉल या फिर एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमको देता है। एक मैंने तुम्हें IPSO अटैक भी पढ़ाया होगा, याद है तुम्हें IPSO अटैक पढ़ाया था? हाँ सर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब क्या है, ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फिनॉल है, उसमें हमने डाल दिया ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा, तीनों पोजीशन पर मेरा ब्रोमीन लग जाएगा, Cl नहीं ब्रोमीन। बट IPSO अटैक में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर जैसे मान लो ऐसा कुछ है कि मेरे पास OH है और यहाँ पर COH लगा है और इस पर तुमने Br2 वाटर डाला है, तो क्या होगा, COH वाले प्लेस पर भी Br आ जाएगा। मतलब COH SO3H ऐसे ग्रुप होते थे तो उनको तो Br रिप्लेस कर देता था। पढ़ाया था ऐसा IPSO अटैक में? हाँ सर। हाँ। बट अगर ऐसा नहीं हो, जैसे मान लो यहाँ पर मिथाइल आ गया और तुमने क्या डाला, तुमने डाला ब्रोमीन वाटर, उसमें क्या होगा, उसमें मिथाइल को नहीं वो हटा पाएगा, वो मिथाइल वहीं रहेगा, पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गई है, तो बस वो ऑर्थो और ऑर्थो पर ही आएंगे। समझ में आई बात? हाँ सर। तो फिनॉल के साथ ये सीन है, फिनॉल के साथ ऐसा ही होगा। चलिए हम लोग बोलते हैं क्या
पहला था हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हमने ऐसा पढ़ लिया कि ऐसा 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 होता है। अब जैसे मान लो सेकंड हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में भी दो तरह की चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है। अब नाइट्रेशन दो तरह से हो सकता है, एक तो क्या है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, या फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ। कैसे होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ? तो देखो ये चीजें मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। एक तो पिक्रिक एसिड मिलता है, साथ में CO2 और वाटर भी मिलता है। डाइल्यूट HNO3 में क्या होता है, डाइल्यूट HNO3 में देखो ऐसा होता है, OH के साथ इधर NO2 है और इधर OH के साथ भी NO2 है, मतलब एक ऑर्थो पर एक पैरा पर है। अब बात काम की क्या है, पहली चीज इसमें ऑर्थो वाला मेजर होता है और पैरा वाला माइनर होता है। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, बोलो। बताओ भाई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर NO2 वाला O और OH वाला O, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या? क्योंकि इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये प्रोडक्ट मिलता है और एक ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो CO2 और H2 वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ये पिक्रिक एसिड माइनर होता है। अप्रोक्स 10% के आसपास ये बनता है, 90% के आसपास ये बनता है। तो ये कोई पिक्रिक एसिड बनाने का मेथड नहीं है कि फिनॉल में हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दें और हमको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक तो दो रिएक्शन ये ध्यान रखनी है। अब इसमें नोट डाल के एक चीज मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, उसका लॉजिक तुम मुझे बताना। लॉजिक तुम बता सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें पढ़ी हैं कभी ना कभी। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हारे सामने दोनों चीजें लिखूं, एक लिखो NO2 ऑर्थो पर है, एक बार NO2 पैरा पर है ना। इनका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट तुमका ऑर्डर पूछूं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो क्या होगा? सर वो ऑर्थो फर्स्ट का NO2 ज्यादा, इसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट का फर्स्ट का। ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका फर्स्ट ज्यादा होगा, है ना। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका हाई। मैंने आंसर बता दिया, लॉजिक बता दो। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए ना। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अगर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑर्थो वाले में तो इंट्रा बॉन्डिंग ज्यादा है, क्योंकि वो तो आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो दूसरे के साथ तो नहीं बना पाएंगे ना। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला जो OH है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के NO2 के साथ H बॉन्डिंग करेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन, सेपरेट कर सकते हैं। एक रिएक्शन और होता है इसमें, उसको भी बताएं क्या, बता देते हैं। जैसे मान लो HNO3 का बताया तो HNO2 का भी बना देते हैं। तुम मुझे सोचो,
अगर मैं HNO2 से रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनना चाहिए? जैसे HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल NO2 था, वैसे HNO2 में क्या होगा? डबल बॉन्ड प्लस। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है N डबल बॉन्ड O पर प्लस, है ना? ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। ये दो प्रोडक्ट इसमें ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बोल देते हैं क्या, NO प्लस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल एंड react only with activated ring, ठीक है। अब देखो एक चीज है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है डायरेक्टली, क्या कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसका एक नाम होता है TNP। कोई मुझे TNP का फुल फॉर्म बता सकता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यस, TNP का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको TNP भी बोलते हैं हम लोग। तो ये TNP तो हमारा बना नहीं इससे, क्योंकि ये तो माइनर प्रोडक्ट था। तो TNP बनता कैसे, वो भी हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या, फॉर्मेशन ऑफ TNP, एक रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी में फॉर्मेशन ऑफ TNP का, कि TNP डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं हम लोग, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा है बड़ा भयानक है, मैं लिख देता हूँ। अब एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमें कवर करते हुए चलना है पूरी, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। एक तो होता है TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऐसे ही एक होता है हमारे पास TNT। TNT को क्या बोलेंगे? ट्राइनाइट्रोटोलिन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन। चलो हमने हैलोजिनेशन पढ़ लिया, हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया। थर्ड नंबर पर हमारे पास है सल्फोनेशन। सर वो टोलिन वाला भी ऐसे ही बनेगा? नहीं, TNT मैंने ऐसा वाला? नहीं बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि TNT भी कुछ होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। सल्फोनेशन में क्या होगा कि देखो सभी में हम लोग दो दो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सल्फोनेशन में भी दो पढ़ लेते हैं। क्या, सल्फोनेशन में दो रिएक्शन ऐसा होता है कुछ, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ऑब्वियसली दूसरा भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही होगा, डाइल्यूट के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 हमने डीसल्फोनेशन के लिए बोला था एक बार, याद रखो। एक बार 25 डिग्री पर, एक बार थोड़े ज्यादा डिग्री पर। तो जो 25 डिग्री वाला होता है उसमें हमारे को ऐसा मिलता है, और जो 100 डिग्री वाला होता है उसमें ऐसा मिलता है, ठीक है। ये KCP है क्योंकि टेम्परेचर कम है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। सल्फोनेशन के बाद फोर्थ बारी आती है हमारी किसकी, एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्काइलेशन में क्या होता है? एल्काइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा फिनॉल में। फिनॉल होगा। एल्काइलेशन करना है तो हमारे को RX लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ ALX3, वेयर ALX3 इन एक्सिस में लेना पड़ता है। तो एक तो ऑर्थो पर मिलेगा और एक इसी का ही पैरा वर्जन, ठीक है। फिफ्थ वन इज असाइलेशन। ये सर सारी इसमें चीजें हमने पढ़ी है।
इसमें सर मेजर क्या? माइनर ऐसा सर, इसमें मेजर वाला नहीं। फर्स्ट वाला ही है क्या सर? यूजुअली पैरा वाला ही मेजर होगा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। चलिए, फिर तुम्हारे पास है असाइलेशन। असाइलेशन में देखो हमें क्या करना है। असाइलेशन में ध्यान दो, मेरे पास दो चीजें होती है। क्या? कि अगर मैं उन दोनों चीजों को मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। दो चीजें होती है, अगर मेरे पास फिनॉल है और मान लो मैंने सपोज करो CH3COCl लिया है, या फिर इसकी जगह पर CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O CH3। असाइलेशन करवाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता था? AlCl3 लेना पड़ता था। बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। बट मैं हाँ यहाँ सर। पर असाइलेशन नहीं करवा रहा, मैं AlCl3 नहीं ले रहा। मैं अभी क्या ले रहा हूं? या तो कोई एसिडिक मीडियम या फिर कोई बेसिक मीडियम, है ना। तो क्या होता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम लिया तो क्या होगा बताओ, मैं बताता हूं क्या होता है। एसिडिक या बेसिक मीडियम लिया, सपोज करो एसिडिक मीडियम लिया है, बेसिक मीडियम लिया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है? एसिड डेरिवेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल भी एसिड डेरिवेटिव भी है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2TH। SN2TH रिएक्शन होगा। तो Cl को रिप्लेस करके हमारा न्यूक्लियोफाइल वहां लग जाएगा, तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा। Cl को हटा के मेरा न्यूक्लियोफाइल लग गया, ये मेरे को प्रोडक्ट मिला। अरे इसमें कुछ कम हो गया यार। सर OH भी लगेगा ना शायद? हाँ, OH का O भी तो लगेगा, O तो लगाया ही नहीं। OH का O, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा बनेगा। Cl की जगह फिनॉक्साइड आयन बन गया है, बोलो। हाँ सर। इसका नाम होता है फिनाइल एसीटेट, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज काम की, इसके अंदर हम रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है असाइलेशन। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट। इसमें सर ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेगा क्या? हाँ सेम मिलेगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फिनॉल, ठीक है। ये वाली बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई, ये रिएक्शन फिनॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए कराई जाती है। बाद में अगर मैं फिनाइल एसीटेट का अगर हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो वापस से मुझे फिनॉल मिल जाएगा, तो फिनॉल को बचाने के लिए ये रिएक्शन होती है। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनो मेरी बात। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन फिनाइल एसीटेट is heated with AlCl3, it gives rearrangement reaction called Fries rearrangement। इसको हम लोग AlCl3 के साथ हीट करते हैं ना, तो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसका मतलब क्या है ना, क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट की। व्हाट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट? कैसे हम लोग उसमें प्रोडक्ट बताएंगे? फिनाइल एसीटेट को हीट करना है, किसके साथ? AlCl3 के साथ। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना देखेंगे। AlCl3 के साथ हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंशन आएगा क्वेश्चन में 60 डिग्री या 160 डिग्री। सेल्सियस भी लिख दो, फॉरेनहाइट नहीं है, ठीक है। तो हमारे को तो ऑब्वियसली हमारे तो असाइलेशन करवाना है, तो असाइल वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो असाइलेशन होने के लिए अगर 60 डिग्री पर करते हैं तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड हो। असाइलेशन पैरा पर होता, और 180 पर 160 पर करते हैं तो असाइलेशन ऑर्थो पर होता है।
ठीक है, ऐसा होगा। अब ऐसा हो रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब क्या चल रहा है ये? तो इसमें देखो डायरेक्टली हमने याद रखना है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो बात हमें याद रखनी है वो लिख देता हूं मैं। इसमें हम लोग एक बात याद रखने की बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म। ऑल्सो फॉर्म्ड का मतलब है सेल्फ प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। इसमें हम लोग बोलते हैं ओनली सेल्फ प्रोडक्ट। क्या मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट का, उसका एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। बट अभी के लिए याद रखना है 60 डिग्री होगा तो पैरा पर रीअरेंजमेंट होगा, और अगर 160 डिग्री हुआ तो ऑर्थो पर रीअरेंजमेंट होगा। अब क्या मतलब है ओनली सेल्फ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो का, उसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास दो दो दे दिए जाए कि एक फिनाइल एसिडेट नहीं है, दो दो है, दोनों अलग अलग टाइप के, ऐसा मान लीजिए C डबल बॉन्ड OCH3, साथ में एक और है कोई OC डबल बॉन्ड OCH2CH3। अब इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, है ना, एक बार AlCl3 के साथ 60 डिग्री पर, एक बार AlCl3 के साथ 160 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ अलग करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा क्या, इस कार्बन पर स्टार है, मान लो ये कार्बन कौन सा वाला है, बोलो, एक कार्बन 14 वाला है ना। अब 160 पर बोला है सिर्फ सेल्फ प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब सिर्फ ऐसा मिलेगा कि जो 14 वाला कार्बन है वो 160 पर अपना वाला पैरा पर बना लेगा एक, और जो दूसरा वाला कार्बन है वो फिनॉल के साथ अपना कुछ एक प्रोडक्ट बना लेगा CH2CH3, बस ऐसा। समझ गए? ये दोनों कौन से प्रोडक्ट है, ये दोनों कौन से प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों ने अपने अपने प्रोडक्ट बना लिए। अब 60 डिग्री पर कर रहे हैं तो सेल्फ प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, मतलब सेल्फ प्रोडक्ट तो है ही है, जो नीचे बने वो वाले सेल्फ प्रोडक्ट्स तो है ही है, प्लस क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेंगे। कैसे कि जो 14 कार्बन वाला था उसके ऑर्थो पर कौन आएगा, ये CH2CH3 वाला ये आएगा, बोलो, और प्लस जो सिंपल था उसके पास सेल्फ प्रोडक्ट तो था ही, एक क्रॉस प्रोडक्ट एक ये भी बनेगा। तो ये दोनों जो बने ये दोनों क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट और सेल्फ प्रोडक्ट? चलिए, अगर मान लो तुम्हारे को ऐसा दे दिया जाए, एग्जाम्पल 3, दो तरह की रिएक्शन होती है, कैसा कि एक फिनॉल है, रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COCl के साथ, एक बार डाला है मैंने NaOH और एक बार डाला है AlCl3 के साथ हीट। तो देखो होता क्या है, जब NaOH डालते हैं हम लोग तो SN2TH रिएक्शन होता है ना, जब NaOH डाला है तब क्या होगा, SN2TH, और जब AlCl3 डाला है जब क्या होगा, तब असाइलेशन होगा, है ना, प्लस पैरा वाला वर्जन भी बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ SN2TH और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ असाइलेशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब हम लोग कितना रिएक्शन पढ़ चुके हैं, 5th असाइलेशन तक पढ़ चुके हैं। 6th क्या है, कहाँ गया, 6th इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस एक बार लॉजिक समझ लो, थोड़ा सा रिएक्शन को रटने से पहले हल्का सा उसको समझना भी पड़ेगा। कैसे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या, हमारे पास फिनॉल तो है ही, हम उसका रिएक्शन RX से पढ़ रहे हैं और मैंने NaOH डाला है, तो सबसे पहले क्या होगा,
बताओ रिएक्शन कैसे चलेगा? सबसे पहले NaOH किससे रिएक्शन करेगा? NaOH फिनॉल से रिएक्शन करेगा और वहां पर फिनॉक्साइड आयन बनाएगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल Rx के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन हो रहा है? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? SN2 रिएक्शन फॉलो हो रहा है, बोलो। एल्काइल हैलाइड का SN2 है, न्यूक्लियोफाइल आया और उसने X वाले ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो X हटा गया और R की जगह न्यूक्लियोफाइल लग गया फिनॉक्साइड आयन, तो हमारे को एक ईथर मिला है। क्लियर है? हाँ सर। चलिए इसमें एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, एग्जांपल की फॉर्म में लिखता हूं। अच्छा एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। देखो क्या है हमारे पास क्या है? हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं Rx के साथ, पर रिएजेंट हर बार अलग अलग है। कैसा? ऐसा, जैसे मान लीजिए एक बार तो लेता है वो NaOH, एक बार लेता है AlX3, एक बार लेता है AlX3 एक्सेस में। क्या होगा? पहले स्टेप में बताओ, पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ईथर मिलेगा। कौन सा रिएक्शन हुआ? विलियमसन विलियमसन ईथर ईथर सिंथेसिस। सिंथेसिस SN2। देखो जब भी फिनॉल कभी भी असाइलेशन हो, सॉरी एल्काइलेशन हो, हमेशा AlX3 को एक्सिस में ही लेना पड़ेगा। एक्सिस में नहीं लिया तो नो रिएक्शन, और एक्सिस में लिया तो यस असाइलेशन हो जाएगा, या तो यहाँ या फिर इसका पैरा वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? हाँ सर। चलिए यार एक चीज और है यार, मैं सोच रहा हूँ उसको बाद में पढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया एक दिन में तो वो भी दिक्कत ही है। कोई नहीं, एक चीज और पढ़ा देते हैं फिर छोड़ देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रोडक्ट बताना है ना। प्रोडक्ट क्या है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हर बार, है ना, बिल्कुल रटने से काम नहीं चलेगा। हमने बोला पहले स्टेप में मैंने डाला NaOH, दूसरे स्टेप में मैंने डाला C2H5Cl, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? बताओ। बोलो। ये सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले भी करवाया जब मैं ORM3 में विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा रहा था। सर एक बार विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला पेज दिखाएंगे क्या? दिख ही तो रहा है, ये रहा ना सामने, देख। हाँ सर हो गया। क्या बनेगा? सर NaOH आया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फिर क्या हुआ? C2H5Cl आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक किया, Cl लिविंग ग्रुप निकल गया, SN2 रिएक्शन हुआ, तो C2H5 और यहाँ पर ये ऐसा हो गया। प्लस अच्छी समझे? ऐसा ही होगा। हाँ सर। फेनेटॉल बन गया। चलो यार थक गया यार आज मैं भी। आज इतना ही, बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया तो तुम बोर हो जाओगे। ऑलमोस्ट हम लोग रफली आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया है ना। होमवर्क क्या है हमारा? होमवर्क है होमवर्क है ORM3 सेक्शन CD, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, है ना।